क्या कभी ये सोचा है कि प्रशांत महासागर में मतलब पैसिफिक ओशन में होने वाली एक जरा सी हलचल पूरी दुनिया के मौसम को कैसे सिर के बल खड़ा कर सकती है? आज हम ठीक इसी पावरफुल इंजन के पीछे के राज को खोलेंगे, वो इंजन जो हमारे पूरे ग्रह को चलाता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? पेरू के पास थोड़ा सा गर्म पानी और अफ्रीका का मौसम बदल गया। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस काम कर रहा है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं उस कमाल के सिस्टम को जो हमारे प्लैनेट को चलाता है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सतह के नीचे जाना पड़ेगा, समुद्र की गहराइयों में झांकना होगा। और वहीं हमारी मुलाकात होगी हमारे ग्रह के न्यूट्रिएंट एलिवेटर्स से। दिलचस्प नाम है ना? ये सब शुरू होता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है अपवेलिंग। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे समुद्र एक गहरी सांस ले रहा हो, गहरा, ठंडा और पोषक तत्वों से मतलब न्यूट्रिएंट से लबालब भरा पानी सतह पर आ जाता है। ये समुद्री जीवन के लिए किसी दावत से कम नहीं है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यह प्रोसेस बहुत बहुत जरूरी है। और सच कहूं तो यही हमारी आज की पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए इस न्यूट्रिएंट एलिवेटर को काम करते हुए दिखते हैं। स्टेप 1, सतह पर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को किनारे से दूर धकेलती हैं। स्टेप 2, जैसे ही वो गर्म पानी हटता है, उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा गहरा पानी ऊपर की तरफ आता है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, ये गहरा पानी अपने साथ वो सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स लाता है जो समुद्री इकोसिस्टम के लिए एक शानदार दावत बन जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो अपवेलिंग है ना, ये कोई छोटी मोटी लोकल घटना नहीं है। ये तो प्रशांत महासागर में चल रहे एक बहुत बड़े, एक प्रिडिक्टेबल साइकिल का जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब प्रशांत की उस नॉर्मल रिदम को समझते हैं जिसे कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। इसे एक एटमॉस्फेरिक कन्वेयर बेल्ट की तरह समझ सकते हैं जो लगातार गर्मी और नमी को पूरी दुनिया में घुमाता रहता है। और इस कन्वेयर बेल्ट को चलाता कौन है? हवा। जी हाँ, मजबूत लगातार चलने वाली ट्रेड विंड्स। ये हवाएं एक विशाल नदी की तरह है जो ट्रॉपिकल पैसिफिक में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ। अब जैसे जैसे ये हवाएं बहती हैं, ये सतह के गर्म पानी को भी अपने साथ धकेलती जाती हैं और ये सारा गर्म पानी जाकर जमा हो जाता है वेस्टर्न पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास। अब जहां गर्म पानी होगा वहां उसके ऊपर की हवा भी गर्म और नम होगी, है ना? इससे वहां बनता है एक लो प्रेशर जोन जो बारिश वाले बादलों को अपनी तरफ खींचता है। तो ठीक है, पश्चिम में तो गर्म पानी जमा हो गया, पर पूर्व में क्या हो रहा है? पेरू के तट पर जो पानी पश्चिम की ओर चला गया उसकी जगह खाली हो गई और उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से ठंडा गहरा पानी ऊपर आता है। अरे हाँ, ये तो वही अपवेलिंग है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और ये ठंडा पानी अपने ऊपर की हवा को ठंडा और सूखा बना देता है, जिससे बनता है एक हाई प्रेशर जोन जो बादलों को दूर भगाता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है। एक तरफ गर्म नम लो प्रेशर वाली हवा और दूसरी तरफ ठंडी सूखी हाई प्रेशर वाली हवा। अब होता यह है कि पश्चिम में गर्म हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है और जमकर बारिश करती है। फिर ऊंचाई पर पहुंचकर यह हवा पूर्व की ओर बहती है। वहां ये ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे वहां सूखा मौसम रहता है। और फिर सतह पर यह हवा वापस पश्चिम की ओर बहने लगती है। बन गया ना एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग लूप। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन, एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल रिदम। पर क्या हो जब ये रिदम टूट जाए? क्या हो जब नेचर का ये नाजुक बैलेंस बिगड़ जाए? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पूरा स्टेबल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। अब हम बात करेंगे एल नीनो की। जरा सोचिए, क्या होगा जब ये विशाल एटमॉस्फेरिक कन्वेयर बेल्ट, ये वॉकर सर्कुलेशन अचानक कमजोर पड़ जाए, या इससे भी बुरा उल्टा चलने लगे? क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ही अपनी लय भूल जाए? बस यही एंट्री होती है एल नीनो की। ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं और पश्चिम में जमा हुआ सारा गर्म पानी वापस पूर्व की ओर यानी साउथ अमेरिका की तरफ बहने लगता है। और इसका नतीजा, पेरू के तट पर अपवेलिंग ठप, मतलब समुद्री जीवन भूखा रह जाता है। और आखिर में मौसम का पूरा पैटर्न ही पलट जाता है, जिससे दुनिया भर में उथल-पुथल मच जाती है। इस ड्रामेटिक बदलाव को और भी साफ साफ समझने के लिए आइए अब नॉर्मल और एल नीनो की आमने सामने तुलना करते हैं। ये एक ही महासागर के दो बिल्कुल अलग चेहरों की कहानी है। तो जैसा कि हमने देखा, एक नॉर्मल साल में
प्रशांत की रिदम एकदम स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होती है। पश्चिम में बारिश, पूर्व में सूखा, सब कुछ अपनी जगह पर, एकदम परफेक्ट। लेकिन एल नीनो के दौरान सब कुछ बदल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा सिस्टम पलट जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर असल में खुद को रीऑर्गेनाइज कर लेता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट वाइड रीऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अब इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। नॉर्मल साल में ट्रेड विंड्स मजबूत होती हैं, एल नीनो में कमज़ोर या उल्टी। पश्चिम प्रशांत में नॉर्मल में बारिश होती है, एल नीनो में सूखा पड़ जाता है, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और पूर्वी प्रशांत में नॉर्मल में सूखा होता है, लेकिन एल नीनो में बाढ़ आ जाती है, जिससे भयानक भूस्खलन होते हैं। मतलब ए का बी हो जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ठीक है, ये सब तो प्रशांत महासागर में हो रहा है, पर इसका बाकी दुनिया से क्या लेना देना? ये सिर्फ एक लोकल वेदर इवेंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि प्रशांत की ये धड़कन कैसे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। और इसके असर बहुत बड़े और दूर तक फैले हुए हैं। पेरू में न्यूट्रिएंट्स की कमी से पूरी फिशिंग इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है, जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भयंकर सूखा और जंगलों में आग लगती है। वहीं तटीय दक्षिण अमेरिका में विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। और मौसम का पैटर्न तो नॉर्थ अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर महाद्वीप में गड़बड़ा जाता है। याद है हमारा सबसे पहला सवाल कि पेरू का पानी अफ्रीका के मौसम को कैसे बदल सकता है? तो ये रहा उसका जवाब। सिर्फ एक मजबूत एल नीनो का ग्लोबल एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक हेल्थ पर जो आर्थिक असर पड़ता है वो है अरबों डॉलर। जी हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये नंबर हमें बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है और हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, क्या प्रशांत की ये रिदम और भी ज़्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी? क्या हमें भविष्य में और भी ज़्यादा खतरनाक एल नीनो देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिससे वैज्ञानिक आज भी जूझ रहे हैं, और इसका जवाब हम सभी पर असर डालेगा। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह का हिस्सा है और हमारे छोटे छोटे काम भी पूरी दुनिया पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं।